हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स और क्लासिकल मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम वर्चुअल वर्क को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें आज हम देखने जा रहे हैं एप्लीकेशंस या फिर कहें तो एग्जांपल्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है एग्जांपल्स ऑन या फिर एप्लीकेशंस ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने वर्चुअल वर्क के बारे में काफ़ी कुछ देख लिया था, क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से ये एक रियल वर्क से डिफरेंट है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। वहाँ पे हमने कंसीडर किया था कि अगर कोई किसी टाइप की वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है ना, हमने रियल डिस्प्लेसमेंट और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डिफरेंस है उसको भी हमने क्लियर किया था कि जो रियल डिस्प्लेसमेंट होती है वो टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन होती है ना। जैसे इस मार्कर को मैंने सपोज दैट थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, चाहे वो माइक्रो सेकंड हो, चाहे मिली सेकंड हो या नैनो सेकंड हो, जो भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टाइम जरूर लगेगा ना, टाइम गैप होगा। लेकिन जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमने कंसीडर की थी उसमें हमने बोला था कि वो टाइम का फंक्शन नहीं है ना। तो हमने माना कि अगर इस तरह की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, किसी भी तरीके से अगर इस तरह की डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो फोर्सेस हैं उस पार्टिकल के ऊपर, जो फोर्सेस हैं वो इस तरह की डिस्प्लेसमेंट करने में कोई वर्क डन नहीं करेंगे। समझ पा रहे हो? उन्होंने भाई धरना दे लिया कि भाई हम इस तरह की डिस्प्लेसमेंट करने में हमारा कोई रोल नहीं है, हम नहीं करेंगे बस। ठीक है, उन्होंने साफ कह दिया। तो इसी के ऊपर हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, है ना, कि मतलब वर्चुअल वर्क को यूज करके हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल में इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हम निकालेंगे। ठीक है, तो हम पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके अंदर हम दो एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह का है, क्या है कि मेरे पास ये कोई वर्टिकल दीवार है, वॉल है, और ये मेरे पास ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो सरफेस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और ये मेरे पास क्या है, वॉल है, दीवार। ठीक है, अब मेरे पास एक लैडर है, लैडर मतलब सीढ़ी, जिस पे आप टुक 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 चढ़ते हो, है ना, जहां आपको बड़ा ऊंचा सा कुछ लगाना होता है ना, तो हम लैडर का यूज करते हैं। तो मैं एक अच्छी सी लैडर बना देता हूं, ये होगी मेरी लैडर। ठीक है, लैडर खूबसूरत है ना, है, कह दो हाँ हाँ। तो ये लैडर हो गई, है ना। तो इस लैडर का जो लेंथ है वो मैं कहूँगा 12 है। ठीक है, 12 क्यों लिया, मेरी मर्जी, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना। तो देखो क्या हो गया कि मैथमेटिक्स आसान हो जाएगी अपनी। क्या है कि मैं इस जो लैडर है, इस लैडर का जो सेंटर ऑफ मास है वो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ, है ना। वो लैडर टू लैडर डिपेंड करता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सेंटर ऑफ मास, है ना। किसी भी कोई भी दो एंड से लेके चल लो और जहां पे ये मिले वो सेंटर ऑफ मास, है ना। जिस पॉइंट के अबाउट मास इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, है ना, तो उसको सेंटर ऑफ मास कहेंगे। तो मान के चलते हैं इस पॉइंट के अबाउट मास क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप अपनी मर्जी से ए कह सकते हो, इस पॉइंट को मैं मेरी मर्जी से सी कह सकता हूं, इस पॉइंट को मैंने कह दिया ओ कह दिया, बीच वाले पॉइंट को मैंने कह दिया बी कह दिया। समझ गए, पी कह दिया, ए बी सी। हाँ, तो ये हो गया इसका सेंटर ओ। अब क्या होगा अगर मैं इस लैडर को यहाँ पे ऐसे लगाया है, देखो ये बड़ी लैडर है ना, इस लैडर को यहाँ पे लगाया है, जब इस पे कोई आदमी चढ़े या फिर ना भी चढ़े तो क्या ये लैडर यहीं रहेगी? क्या ये लैडर यहीं रहेगी या फिर ऐसे टुर्र हो जाएगी, गिर जाएगी, है ना। या तो ये ऐसे ही रहेगी या फिर टुर्र गिर जाएगी, है ना। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फ्रिक्शन के ऊपर, कि ये जो कांटेक्ट है ना, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये तो इतना सा चिन्ना सा है ना, इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन लग रहा है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये फ्रिक्शन ज्यादा है तो नहीं मूव होगी, अगर ये कम है तो मूव हो जाएगी, है ना। समझ पा रहे हो बात को? अब हम मान के चल रहे हैं ये जो वॉल है
इस वॉल का जो फ्रिक्शन है वो कितना है, 0 है। म्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, 0 है ना। हालांकि आप कोई भी वॉल देख लो उसका फ्रिक्शन हम सरफेस के कंपेयर में नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं इस तरह के केस में, है ना। तो ये तो मैं मान के पहले ही कह दिया कि ये तो 0 है, ठीक है। हाँ, अब हमें करना क्या है, करना क्या है उसके ऊपर आते हैं। करना ये है कि हमें वो कंडीशन निकालनी है, क्या, कि ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, थीटा की हमें वो कंडीशन निकालनी है कि थीटा कितना हो कि उससे थोड़ा सा ज्यादा करने पर, थीटा से थोड़ा सा ज्यादा करने पर ये क्या हो जाए, ट्रर हो जाए, गिर जाए। समझ पा रहे हो, है ना। ये थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। जब मान लो ये लेटर ऐसे है तो ये नहीं गिरेगी, है ना। ये मैं थीटा और बढ़ाता हूं तो ये धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगी। फिर और बढ़ा दिया, मान लो मैंने ऐसे कर दिया इसको, है ना, ऐसे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, तो ये धीरे 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 स्लिप हो जाएगी, गिर जाएगी, है ना। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, वो थीटा और ये जो यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन जितना लग रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसा कोई ना कोई इनके बीच में एक रिलेशन आएगा। किस तरह का रिलेशन आएगा वो हमें प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से निकालना है। क्लियर है बात। हाँ, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या कहता है, कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी ith पार्टिकल है या फिर कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल है ना, तो वहां पे लिया जाता है कि समेशन ओवर i, है ना, एक पर्टिकुलर पार्टिकल ith बोलते हैं उसको, तो उस पर्टिकुलर ith पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स वेक्टर है जो कि उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डेल्टा RI के साथ। डेल्टा RI क्या था, ith पार्टिकल का वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये जो डेल्टा RI है, ये जो डेल्टा RI है वो किसका फंक्शन था, डेल्टा RI वॉज द फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Qn, नॉट t, टाइम का फंक्शन नहीं था, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर टाइम का फंक्शन होगा तो क्या हो जाएगी, रियल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, नहीं है तो वर्चुअल हो जाएगी, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क क्या कहता है कि ये भैया 0 है, इन्होंने दे लिया धरना, ठीक है, कि हम तो काम नहीं करेंगे। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, डेल्टा W, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल है उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस, ये समेशन है, ये समेशन है, लगने वाले सारे फोर्सेस उनका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के साथ, वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, इसको लगा के, हाँ, ये कब वैलिड है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये आप ध्यान रखेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। तो ये जो पड़ी रहेगी, यहाँ पे जो पड़ी रहेगी एक थीटा एंगल पे, वो क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। मूव तो कर ही नहीं रही, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो स्टैटिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कौन कौन से फोर्सेस है। तो हमने बात की थी कि क्लासिकल में हमारे पास 2 तरह के फोर्सेस होते हैं, एक तो अप्लाइड फोर्स और दूसरा फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। एक तो अप्लाइड फोर्स, दूसरा फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। तो दोनों हमने क्या करने पड़ेंगे, कंसीडर करने पड़ेंगे। तो जो टोटल फोर्स है Fi है वो क्या होगा, अप्लाइड फोर्स FIA प्लस में फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट FC, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। सबसे पहली बात, ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना, ध्यान से देखना, ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का हमेशा हम सेंटर ऑफ मास लेते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर ऑफ मास लेते हैं क्योंकि हम उस बॉडी को, एक्सटेंडेड बॉडी को एक पॉइंट टाइप में एक बॉडी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, है ना। कन्वर्ट करके आगे हम मैकेनिक्स करते हैं, है ना। तो जिस तरह के लॉज एक सिंगल पार्टिकल पे लगते हैं वही हमारे पास कलेक्शन ऑफ पार्टिकल पे लगते हैं, है ना। तो उसको हम कलेक्शन ऑफ पार्टिकल को एक सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका, है ना, तो इस पूरी लैडर के ऊपर एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, किसकी वजह से, धरती की वजह से, अर्थ की वजह से। किधर खींच रही है धरती, नीचे। तो पूरी को खींचेगी तो हम इस तरह से लिख देते हैं कि ये सिर्फ इसको खींच रही है ना। इसको खींच रही है तो हम मान लेते हैं कि ये पूरी जा रही है नीचे। समझ पा रहे, सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है तो ये पूरी जा रही है, ठीक है। हाँ, तो ये धरती खींच रही है, इसका जो मास है ना, वो कितना है, m है। तो धरती किस फोर्स से खींच रही है, m इंटू जी, इस फोर्स से नीचे की तरफ खींच रही है। अब मैं कुछ डायरेक्शन लगा देता हूं, इस डायरेक्शन को तो मैं कह दूं
इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर वो तो एक्स कैप हो गया, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर उसको मैंने वाई कैप बोल दिया, नीचे क्या हो जाएगा माइनस वाई कैप और इधर क्या हो जाएगा माइनस का एक्स कैप। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो डॉट बैठा है, ये जो डॉट बैठा है, ये डॉट कहता है डायरेक्शन लो नहीं तो गलत हो जाएगा सारा। ठीक है, तो डायरेक्शन ले लिया हमने, तो ये फोर्स नीचे लग रहा है। इसके अलावा ये जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जितना ये फोर्स नीचे लगा रही है, समझ पा रहे हो, जितना ये फोर्स नीचे लगा रही है उतना ही फोर्स अर्थ जो है वो ऊपर की तरफ लगा रही है। नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं, लेकिन मैं आर से डिनोट कर दिया, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अर्थ, ये जो लेटर है इसके अर्थ लगा रही है ना, या तो आप सीधा बोल दो कि भाई एम जी इधर लग रहा है तो ये तो नीचे गिर जानी चाहिए, एक नेट फोर्स नीचे लग रहा है तो नीचे गिर जानी चाहिए, नीचे गिर नहीं रही। क्यों गिर नहीं रही, क्योंकि एक इसके ऊपर फोर्स काम कर रहा है, किसकी वजह से, अर्थ की वजह से, अर्थ के सरफेस की वजह से फोर्स किधर काम कर रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एक टाइप का क्या है, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट है ना, ये कंस्ट्रेंट फोर्स है, कंस्ट्रेंट फोर्स। ठीक है, ये हम नहीं लगा रहे, ये हम लगा रहे हैं, है ना, अर्थ लगा रही है, इसका मतलब हम ही लगा रहे हैं, है ना। ये एक पार्टिकल लगा रहा है, अर्थ एक पार्टिकल है, वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, फोर्स इज अप्लाइड ओनली बाय सम पार्टिकल ऑन सम पार्टिकल। तो यहाँ पे अर्थ जो पार्टिकल जो फोर्स लगा रहे हैं वो हम ही लगा रहे हैं, ये मान के चलते हैं। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हम नहीं लगा रहे, है ना, वो हम नहीं लगा रहे, वो लग रहा है, इसके मोशन को कंस्टेंट कर रहा है। ये नीचे मूव करना चाहता है लेकिन इसके मोशन को कंस्टेंट किया है, किसने, नॉर्मल रिएक्शन ने, तो ये फोर्स ऑफ कंस्टेंट हो गया। क्या और कोई फोर्स लग रहा है, एक और फोर्स है, कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, हाँ, हालांकि यही एक एग्जांपल है इस पूरी लेक्चर सीरीज में जहां हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे, है ना। बाकी आने वाले जितने भी एग्जांपल्स होंगे या जितने भी टॉपिक्स होंगे उसमें हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात नहीं करेंगे। क्यों, ये एक टाइप का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तो इट्स ओके। अब यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, अब आप कहोगे फ्रिक्शनल फोर्स कैसे, अब बात सुनो, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा होता तो ये अपने आप से ड्रर हो जाती, अब ये ड्रर नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ये जो लैडर है या जो भी पार्टिकल है उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना, जब वो मूव कर रही हो तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब ये मूव करेगी, इक्विलिब्रियम से मूव करेगी, तो किस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, इस डायरेक्शन में। कितना लगेगा, म्यू टाइम्स एम जी के लगेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। ठीक है, हाँ, तो ये म्यू एम जी इस डायरेक्शन में लगेगा, किस डायरेक्शन में, माइनस एक्स कैप में। एम जी किस डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस वाई कैप में। ठीक है, अब सुनो, अगर ये देखो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, इसकी हमने क्या बात की थी, क्या, कि जब पार्टिकल आपका किसमें, इक्विलिब्रियम में है और इक्विलिब्रियम से वो थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है, इनफाइनाइटेसिमल थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है। ठीक है, किससे, इक्विलिब्रियम से। उस डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या बोला था, डेल्टा आर आई, है ना, और इसी डिस्प्लेसमेंट से हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालेंगे। ठीक है, अब मानते हैं कि ये वो थीटा है जिस थीटा के ऊपर ये इक्विलिब्रियम में थी, है ना। अब अगर ऐसा हो कि किसी वजह से ये थोड़ी सी मूव कर जाए, ठीक है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, है ना, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये क्या कर रही है, इक्विलिब्रियम से थोड़ी सी मूव कर रही है, थोड़ी सी किधर मूव करेगी, ये जो C है वो थोड़ा सा यहां पे आ जाएगा, C डैश पे आ जाएगा, और ये जो A है वो कहां जाएगा, थोड़ा सा A डैश पे आ जाएगा, थोड़ा सा, ये हालांकि आपको ज्यादा दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा यहां पे आ जाएगा, थोड़ा सा यहां पे आ जाएगा। जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी वो इस तरह की होगी, है ना, और वो डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन नहीं है। क्यों, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालेंगे और इक्विलिब्रियम पार्टिकल तो मूव नहीं करता, इक्विलिब्रियम में पार्टिकल तो मूव नहीं करता, और स्टिल हम मान के चल रहे हैं कि इस तरह की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो वो कौन सी है, वर्चुअल है। क्यों, वह टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, हमें दिख नहीं रहा, अगर दिख रहा होता तो रियल डिस्प्लेसमेंट हो जाती। सिंस हम इसको इक्विलिब्रियम में ही मान के चल रहे हैं तो ये किस में होगी, कौन सी डिस्प्लेसमेंट होगी, वर्चुअल होगी। क्लियर है बात, हाँ। अब ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, ये जो C है ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये A थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब A थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो अच्छा एक बात बताओ,
ये लैडर मान लो नीचे गिर जाए, तो ये जो पॉइंट बी है वो कुछ यहाँ आएगा, मान के चलते हैं कि लगभग यहाँ आएगा, है ना। तो इस पॉइंट को मैं ई पॉइंट बोल देता हूँ, ए बी सी ई बोल दिया, ठीक है। हाँ, ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्टेंस है वो बी ई होगी, ठीक है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा मूव हो, कौन सी डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल, इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा मूव, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, तो एओ कम होगा और ओसी ज्यादा होगा। तो एओ कम होगा, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बीई कम होगा। ये बात समझ पा रहे हो, ये बात समझना, एओ कम होगा तो बीई भी कम होगा, है ना। जिस हिसाब से एओ कम होगा उसी हिसाब से बीई कम होगा। अब यहाँ पे मैं बीई क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हम ये एक्सटेंडेड बॉडी है, तो इसलिए हम इसका सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर रहे हैं, और हम जो मोशन कंसीडर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास का कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट होगी इक्विलिब्रियम से, तो ये बीई कम होगा, है ना। कितना कम होगा, वो डेल्टा आर आई हो जाएगा। तो यहाँ पे दो तरह के डेल्टा आर है, एक तो ये कम हो रहा है और दूसरा ये जो ज्यादा हो रहा है ना। अब देखो, देखते हैं कि बीई कितना कम हो सकता है ना। तो कितना कम हो सकता है वो देखते हैं। सबसे पहले बीई की बात करते हैं कि बीई कितना होगा, है ना। तो देखो, ये एंगल थीटा है, और ये जो लेंथ है ए बी, उसको हम एल मान के चल रहे हैं। ये जो बी सी है वो भी कितना है, एल है। तो अगर बी सी एल है तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बीई कितना हो जाएगा, एल कोस ऑफ थीटा, है ना। तो ये जो बीई है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एल कोस ऑफ थीटा, है ना। और अगर मैं बात करूं किसकी, ओसी की, जो ओसी भी मूव होगा, ओसी की बात करूं तो ओसी कितना होगा हमारे पास, ओसी कितना होगा, ओसी होगा हमारे पास कितना, 2L, ओसी कितना होगा, देखो ये हमारे पास थीटा है, ये कितना है, 2L है ना। तो ये जो इसका ये जो कंपोनेंट है, इस वेक्टर का जो 2L है, इसका ये जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा। ये आप ट्रिगोनोमेट्री से देख भी सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, क्या है कि ये तो बीई हो गया। अब जब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगी तब चेंज इन बीई, उसको हम क्या बोल देंगे, सपोज दैट मैंने उसको क्या बोल दिया, डेल्टा ऑफ बीई बोल दिया, डेल्टा ऑफ बी, उसको मैं बोल देता हूं डेल्टा R1 बोल देता हूं, ठीक है, डेल्टा R1। ये जो डेल्टा R1 है ना, ये मैग्नीट्यूड की बात है अभी, है ना। तो हम क्या कर दें, इसका डेरिवेटिव कर दें थीटा के रिस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा, -L साइन थीटा और डी थीटा। अब यहाँ पे डी नहीं लेंगे, डी क्योंकि वो तो रियल डिस्प्लेसमेंट के लिए हो जाएगा, हम क्या लेंगे, वर्चुअल ले लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा। समझ पा रहे हो, कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा। क्लियर है बात, है ना। तो ये डेल्टा थीटा माइनस साइन आ जाएगा डेरिवेटिव की वजह से, ठीक है। अब हालांकि आपको ये भी पता चल गया होगा, ये जो मैथमेटिक्स है, मतलब हमने जो डेरिवेटिव किया, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि बीई में जो चेंज है वो किस डायरेक्शन में होगा, बीई में जो चेंज है वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया, है ना। और अगर मैं बात करूं चेंज इन ओसी, तो डेल्टा ऑफ चेंज इन ओसी वो कितना होगा, डेल्टा R2, है ना, ये मैग्नीट्यूड है, तो वो कितना होगा, 2L साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, 2L कोस थीटा, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, डेल्टा थीटा। क्लियर है बात, यहाँ कोई माइनस साइन नहीं है, क्यों, ओसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब मैं वेक्टर लिखना चाहता हूं, डेल्टा R1 वेक्टर, वो क्या होगा, ध्यान से सुनना, L साइन थीटा, डेल्टा थीटा, और अब मैं ये जो माइनस साइन है उसको डायरेक्शन में इंक्लूड कर लेता हूं। डायरेक्शन कौन सी है, नीचे वाली, माइनस की वाई कैप, ठीक है। वैसे ही ये जो डेल्टा R2 वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, 2L कोस थीटा डेल्टा थीटा, और किस डायरेक्शन में, ओसी, प्लस का एक्स कैप, ठीक है। क्लियर है बात, हाँ। अब बात करते हैं इस प्रिंसिपल की, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि समेशन ओवर आई एफ आई डॉट डेल्टा आर आई 0, ठीक है। अब बताओ मुझे क्या,
कि ये जो कम हो रही है, बीई जो कम हो रही है, किस फोर्स की वजह से कम हो रही है? एमजी की वजह से, ठीक है ना। बीई जो कम हो रही है, मतलब ये जो चेंज हो रहा है, डेल्टा R1 हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? एमजी की वजह से, है ना। और ये जो चेंज हो रहा है, कौन सा ओसी में जो चेंज हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो किसकी वजह से हो रहा है? इस म्यू एमजी की वजह से। समझ पा रहे हो? हाँ, अब नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं। ये जो आर है ना, अब ध्यान से सुनो कि यहां जो चेंज हो रहा है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, यहां जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कौन सी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उसकी डायरेक्शन ये है ना, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा नॉर्मल रहता है, सरफेस के नॉर्मल रहता है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा कितना डिग्री एंगल होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है, एफ वेक्टर डॉट डेल्टा आर आई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। क्यों? cos 90 का वैल्यू 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, F1 वेक्टर डॉट डेल्टा R1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डॉट डेल्टा R2 वेक्टर, दो ही फोर्स बचे हमारे पास। तीसरा जो उसको भी लिख सकते हो, F3 डॉट डेल्टा R2, है ना, इस डायरेक्शन में, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इसकी बात करते हैं। F1 वेक्टर कौन सा है? mg, किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ। तो इस F1 वेक्टर को मैं क्या लिख दूं? mg, और डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी? माइनस का y कैप डॉट डेल्टा R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? L साइन थीटा, डेल्टा थीटा और माइनस का y कैप, ऐसा ही है। प्लस का हमारे पास वैल्यू कितना हो जाएगा? F2 का वैल्यू कितना है? म्यू mg, किस डायरेक्शन में? माइनस के x कैप में, तो कितना हो जाएगा? म्यू mg और माइनस का x कैप, और साथ में क्या आ जाएगा? डॉट डेल्टा R2। तो डेल्टा R2 कितना है? 2L कोस थीटा और डेल्टा थीटा और x कैप। हालांकि मुझे ये अलग से लिखना होता है, और इसके बीच में डॉट आएगा, है ना। ये चलो ऐसे लिख देते हैं ना, इस तरह से लिख देते हैं, है ना, तो आप समझ जाओगे। क्योंकि स्केलर का वेक्टर के साथ डॉट नहीं होता ना, ये लिखने के कुछ तरीके होते हैं। किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। क्लियर है? अब देखो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y कैप डॉट y कैप 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? एम जी एल साइन थीटा डेल्टा थीटा। यहां से कितना आएगा हमारे पास? प्लस का म्यू एम जी, ठीक है, और 2L है ना, तो मैं लिख देता हूं 2L म्यू एम जी, और क्या है मेरे पास? कोस थीटा और कुछ डेल्टा थीटा है, बराबर 0 हो गया। अब क्या करें? अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ डेल्टा थीटा ही कॉमन लेंगे, है ना। हालांकि देखो यहां से mg भी कॉमन आ रहा है, l भी कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन लेके उधर भेज दो तो वो 0 हो जाएगा, है ना। तो वो 0 हो जाएगा, और डेल्टा थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया? यहां से साइन थीटा बच गया, और यहां से 2 म्यू कोस थीटा ये बच गया। तो क्या ले लिया मैंने? साइन थीटा प्लस का 2 म्यू कोस थीटा, और साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा थीटा इक्वल टू 0। अब सुनो मैं क्या बता रहा हूं। अगर a है और इंटू बी है वो इक्वल टू 0 है, तो या तो a को 0 होना पड़ेगा या b को 0 होना पड़ेगा, एक तो 0 होगा पक्का, ठीक है। अब क्या डेल्टा थीटा 0 हो सकता है? नहीं, नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि डेल्टा थीटा हम मान के चल रहे हैं, ये जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो हम मान के चले हैं कि कोई ना कोई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, वो हो रही है। हमारी थ्योरी यही है कि कोई ना कोई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अगर हो रही है तो क्या? तो अगर हो रही है तो क्या? तो ये तो हो ही रही है, ये तो हो रही है, तो ये तो 0 हो नहीं सकती। तो 0 किसको होना पड़ेगा? इसको 0 होना पड़ेगा। तो ये क्या कहता है? एक मिनट ध्यान से, यहां माइनस साइन था हमारे पास, है ना, तो माइनस आ जाएगा। हाँ। तो अब देखो ये वैल्यू उधर चला जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 म्यू बराबर 2 म्यू बराबर कोस थीटा, एक मिनट ये इधर आ गया, है ना, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो क्या हम यहां से ये कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू 2 म्यू कह सकते हैं, या फिर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2 म्यू। समझ पा रहे हो? और ये हमारे पास क्या है? ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है, कि थीटा जब इसके बराबर है
तब ये किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। और ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, कौन सा इक्विलिब्रियम है कि अगर इससे थीटा में थोड़ा सा भी ज्यादा करता हूं, ठीक है, इससे थीटा में थोड़ा सा भी ज्यादा करता हूं, थोड़ा सा ज्यादा करने का मतलब ये करना, है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा करने का मतलब ये करना, तो ये थीटा ज्यादा हो गया, इस थीटा के कंपेयर में ये ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, ये डर हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। दूसरा एग्जांपल, यस, अरे वो भी काट दिया हमने, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे। तो दूसरा जो एग्जांपल है वो हम वही यूज करेंगे जो कल हमने वर्चुअल वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए यूज लिया था। क्या ले रहे हैं, एक सिलेंडर ले रहे हैं हम, ठीक है। देखो, एक हम क्या लेंगे, एक सिलेंडर लेंगे, ठीक है। वो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन अगर मैं ड्रॉ करूं तो आपको क्या दिखेगा, एक सर्किल दिखेगा, ठीक है। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन अगर मैं आपके सामने दिखाऊं तो क्या दिख रहा है आपको, एक सर्किल दिख रहा है। उस सर्किल पर मैंने क्या किया है कि एक ये पार्टिकल लिया है और एक ये पार्टिकल लिया है, दोनों को एक धागे से बांध दिया, ठीक है, और बांध के इसके ऊपर लटका दिया ऐसे, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पार्टिकल है इसका मास जो है m1, इसका मास कितना हो गया m2, तो मैं क्या मान के चल रहा हूं कि m1 जो है वो बड़ा है m2 से, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, ये बराबर भी हो सकता है ना, एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल डिपेंड है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि m1 थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो जब वो इस पर मैं लटकाऊंगा तो इक्विलिब्रियम में कब आएंगे, समझ पा रहे हो। इसको मैं इसके ऊपर लटका देता हूं, तो मुझे वो कंडीशन फाइंड करनी है कि हमारे पास जस्ट इक्विलिब्रियम आए, मतलब उससे अगर मैं थोड़ा सा भी छेड़खानी करूं ना, थोड़ा सा भी, तो ये क्या हो जाए, गिर जाएगा, है ना। ये जो m1 है वो उधर की तरफ गिर जाएगा अगर हमने उधर लगाया तो, ठीक है। तो मैं क्या मान के चल रहा हूं कि ये मेरा पार्टिकल यहाँ पे m2 और ये मेरे पास ये धागा हो गया, स्ट्रिंग हो गया, और ये मेरे पास m1 हो गया, ये m1 है, ये m2 है। क्लियर है बात। ये हमारे पास क्या आ गया, उसका सेंटर आ गया, O आ गया, ठीक है। और ये मेरे पास बिल्कुल ये जो वर्टिकल है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये वर्टिकल एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है, ये जो एंगल होगा, ध्यान से देखना, ये जो एंगल होगा उस एंगल को आप अपनी मर्जी से थीटा कह दो, ठीक है। ये एंगल थीटा हो गया, और ये जो एंगल है जो थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैंने क्या कह दिया, फाई एंगल कह दिया। ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल क्या हो गया, फाई हो गया। दोनों मास बराबर है तो दोनों ये एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस सेंटर को मैंने क्या कह दिया, O कह दिया, ठीक है। हाँ, और कुछ नहीं। हाँ, फोर्सेस कंसीडर करें। ये जो सरफेस मान के चल रहे हैं वो हम फ्रिक्शन लेस मान के चल रहे हैं भाई। अब फ्रिक्शन का कोई वो नहीं रहेगा, कोई इंटरफेयर नहीं चलेगा भाई, उसकी फ्रिक्शन की नहीं चलेगी। अब हमारी चलेगी, क्या है कि हम फ्रिक्शनलेस सरफेस मान रहे हैं और उसके ऊपर हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालनी है। तो अब फोर्स कौन सा बच गया, जो धरती लगा रही है, कौन सा लगा रही है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है, इसके ऊपर भी एक फोर्स लगा रही है, ठीक है। वो कितना हो गया, m1g हो गया, ये कितना हो जाएगा, m2g हो गया। इसको मैं कह देता हूं w1 कह देता हूं, इस फोर्स को मैं कह देता हूं w2 कह देता हूं, ठीक है। ये फोर्स w1 हो गया, ये फोर्स w2 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। हाँ, ये जो लेंथ है या फिर कह दे ये जो लेंथ है वो कितनी है, वो r2 है, और ये जो लेंथ है वो मैं मान के चल रहा हूं वो कितनी है, r1 है, ठीक है। और r1 प्लस r2 जो है वो कितनी है, L है, और वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग जो है वो आपकी स्ट्रेच नहीं हो सकती, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल है। क्लियर है बात। हाँ, अब हम लेके चलते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए कौन सा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। वो क्या कहता है कि समेशन ओवर आई एफ आई वेक्टर डॉट डेल्टा आर आई इक्वल टू 0, कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन से अगर हम थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट करें, है ना, या फिर थोड़ा सा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किस फोर्स की वजह से, इन फोर्स की वजह से जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है,
है ना। तो उस केस में जो वर्चुअल वर्क है वो कितना होगा, 0 होगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है बात। हाँ, अब यहां पे मान के चल रहे हैं जब इक्विलिब्रियम होगा तो ये यहां होंगे, और इक्विलिब्रियम से जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, इक्विलिब्रियम से जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हम क्या लेके चलें कि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, मान के चलते हैं कि वो इस डायरेक्शन में हुआ थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर ये इधर मूव हुआ थोड़ा सा, है ना, देखो हमें दिखेगा नहीं, हमें दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ और ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, ठीक है। इस डिस्प्लेसमेंट को मैं कह दूंगा क्या, इस डिस्प्लेसमेंट को कह दूंगा डेल्टा R2 कह दूंगा, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं कह दूंगा डेल्टा R1 कह दूंगा, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है ध्यान से देखना, अब मैं एक्सिस लगा देता हूं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है ना। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो क्या है, देखो क्या कि R1 कितना है, R2 कितना है, वो हमें पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हम खोल देते हैं, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, एफ आई डॉट डेल्टा आर आई, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्टिकल हैं, है ना, और दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक तो W1 लग रहा है और एक W2 लग रहा है, दो ही लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो डेल्टा R1 हो वो किसकी वजह से हुआ, W1 की वजह से। R2 हुआ वो किस, डेल्टा R2 हुआ किसकी वजह से हुआ, W2 की वजह से, है ना। W2 देखो वेट है, फोर्स है ना। तो अब ये बताओ, W1 का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, माइनस वाई कैप के डायरेक्शन में, W2 का भी माइनस वाई कैप के डायरेक्शन में, है ना। तो मैं क्या कह दूं कि F1 वेक्टर डॉट डेल्टा R1 वेक्टर प्लस में F2 वेक्टर डॉट डेल्टा R2 वेक्टर, है ना, दो ही है हमारे पास फोर्स, है ना। हाँ, एक और बात भाई, एक और बात क्या है, यहाँ हमने उसकी बात नहीं की कंस्टेंट फोर्स की, तो कंस्टेंट फोर्स की बात कर लेते हैं। देखो ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस पार्टिकल के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये जो सरफेस है वो भी इस पार्टिकल के ऊपर नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है, इसको भी नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे, R1 कह देंगे, इसको भी R2 कह देंगे, ठीक है। अब ये फोर्सेस कौन से, कंस्टेंट फोर्सेस हैं, है ना। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, देखो डेल्टा R1 इस डायरेक्शन में हो रही है, वो R1 से कितना एंगल बनाए हुए, 90 डिग्री, है ना। वैसे ही R2 वो डेल्टा R2 से कितना एंगल बनाए हुए है, 90 डिग्री, है ना। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम इन फोर्स ऑफ कंस्टेंट को कंसीडर नहीं करते। क्लियर है बात। हाँ, आगे बढ़ते हैं। F1 वेक्टर हमारा क्या है, F1 वेक्टर हमारा क्या है, वो है हमारे पास W1, ये तो उसका मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन कौन सी है, y कैप, वो भी कौन सी, माइनस की y कैप, ठीक है। डॉट डॉट डेल्टा R1, डेल्टा R1 किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो ये हमें डॉट प्रोडक्ट करना है इसके साथ में, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट करना है। तो देखो ये जो डायरेक्शन है, नॉट 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 R1 इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब देखो ये जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट होने पर ये जो थीटा में फाई में जो चेंज होगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई हो जाएगा। और ये डिस्प्लेसमेंट होने में थीटा में जो चेंज हो वो कितना हो गया, वो हो गया डेल्टा थीटा, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये जो चेंज है किस डायरेक्शन में, अब देखो W1 किस डायरेक्शन में, इसमें है ना, W1 नीचे की तरफ है, और ये जो, मैं अभी वेक्टर लगा देता हूं फिर बात करेंगे, अभी वेक्टर लगा देते हैं ना। तो डेल्टा R1 वेक्टर लगा देते हैं, प्लस F2 कितना है हमारे पास, W2 वेक्टर है और वो भी माइनस वाई कैप में डायरेक्शन में, और डॉट डेल्टा R2 वेक्टर इक्वल टू 0। अभी वेक्टर लगा दिए। अब आते हैं क्या है कि डेल्टा R1 और माइनस का भी काम हटाओ, क्यों, बराबर 0 है तो माइनस भी हटा दो, ये भी माइनस हट गया, ये भी माइनस हट गया, ठीक है, काम खत्म। तो डेल्टा R1 का y कैप के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन इनटू ये डेल्टा R1, है ना, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये जो प्रोजेक्शन है वो कितना होगा, देखो W1 के साथ में डेल्टा R1 जो एंगल बना रहे हो कितना होगा, थीटा होगा, है ना, माइनस वाई कैप के डायरेक्शन में जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा होगा, नॉट थीटा, नॉट थीटा, नॉट थीटा।
ये एंगल ध्यान से सुनना, ये एंगल अगर फाई है, ये एंगल अगर फाई है ना, तो ये एंगल कितना होगा हमारे पास, क्या 90 माइनस फाइव होगा? ध्यान से देखो, ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल देखो डेल्टा R1 का W1 से ये जो एंगल है वो कितना होगा, वो कितना होगा 90 माइनस फाइव। कैसे? अगर मान लो ये मूव होता रहे होता रहे होता रहे, ठीक है, और यहां पे आ गया, तो उस केस में W1 और डेल्टा R1 के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और उस केस में फाई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 माइनस 90 0, ठीक है। तो ये एंगल कितना है हमारे पास, 90 माइनस फाइव। तो डॉट प्रोडक्ट हटाने के लिए हम कोस लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा W1 कोस 90 माइनस फाइव, और इसका मैग्नीट्यूड वो कितना है, डेल्टा R1 मैग्नीट्यूड हो गया, प्लस में वैसे इसके साथ में क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में है ना R2, और W2 इस डायरेक्शन में, तो वही हम क्या लगा देंगे 90 माइनस फाइव, नो नॉट 90 माइनस फाइव। अब ध्यान से देखो क्या है, यस यस, हाँ आएगा वही, आएगा वही। देखो डेल्टा R2 इस डायरेक्शन में है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास W2 cos 90 प्लस थीटा, और ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, डेल्टा R2 बराबर क्या आ जाएगा, 0, है ना। अब इसका वैल्यू देखें, वो क्या हो जाएगा साइन फाइव, है ना। तो क्या आ जाएगा W1 साइन फाइव और डेल्टा R1 प्लस का ये कितना आ गया W2। अब ये बताओ कोस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना, ये इसमें ये 0 90, है ना, तो ये 90 प्लस थीटा, तो ऑल साइन, इसमें साइन पॉजिटिव, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो साइन क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो कितना हो जाएगा कोस 90 प्लस थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा साइन थीटा, और साथ में डेल्टा R2 बराबर 0। अब ये जो डेल्टा R1 है वो कितना है, वो कितना है, अब देखो ये जो डेल्टा R1 है वो कितना है। अब देखो ये जो रेडियस है वो हम कैपिटल R मान के चल रहे हैं, है ना, कैपिटल R मान के चल रहे हैं, जो मैंने पहले नहीं बताई अब बता रहा हूँ, ये R है, तो ये जो डिस्टेंस होगी क्या वो R इंटू डेल्टा फाइव होगी, है ना। तो ये जो डेल्टा R1 है वो कितनी हो जाएगी, R इंटू डेल्टा फाइव हो जाएगी। और वैसे ही डेल्टा R2 कितनी हो जाएगी, R इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगी, ठीक है। दोनों का वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है, दोनों का वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा W1 साइन फाइव इंटू में R डेल्टा फाइव, प्लस में हमारे पास कितना आ जाएगा W2 साइन थीटा और R डेल्टा थीटा इक्वल टू 0। अब सुनो क्या है कि जब हमने लेंथ कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, R1 प्लस R2 कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो क्या यहां से ये कहना भी ठीक होगा कि ये जो एंगल थीटा है प्लस ये जो एंगल फाई है वो भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा? समझ पा रहे हो, ये जो एंगल थीटा और ये जो एंगल फाई है वो भी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि फाई प्लस थीटा है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका वेरिएशन देखूं, वेरिएशन कौन सा, ये जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है ना, तो वो देखें तो कितना आ जाएगा, डेल्टा फाई प्लस डेल्टा थीटा इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं ये, क्या मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा फाई बराबर क्या कह दूं, माइनस का डेल्टा थीटा कह दूं, है ना। अगर माइनस का डेल्टा थीटा कहते हैं फाई को, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, है ना, माइनस का साइन आके ये जो फाई है ये किस में आ गया, थीटा में, डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा आप क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, W1 माइनस का साइन फाई इंटू में R है, तो ये माइनस का R है, फिर उसके बाद में आ गया प्लस का W2 R साइन थीटा, और कुछ W2 R साइन थीटा और डेल्टा थीटा बराबर 0, ठीक है। अब वही बात आ गई, क्या आ गई, या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए, ये तो 0 है नहीं, क्यों, क्योंकि ये हम मान के चल रहे हैं, थ्योरी ये कहती है कि ये 0 नहीं है, तो इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, तो ये उधर जाएगा, है ना, उस उधर वाले एक्सप्रेशन में जाएगा बराबर के,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r से r कट जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि W1 sin फाई बराबर हो जाएगा W2 sin थीटा के। ठीक है, W1 sin फाई बराबर हो जाएगा W2 sin थीटा के। और हम क्या कह दें कि W1 अपॉन W2 बराबर क्या हो जाए, साइन थीटा अपॉन में साइन फाई। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आ गई, किसकी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। अगर ये बराबर है तो ये किस में रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक, हाँ, इससे थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया, कंडीशन बिगड़ी तो इक्विलिब्रियम बिगड़ा। क्लियर है, इस लेक्चर में इतना ही। बाकी नेक्स्ट में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ठीक है, थैंक यू।